कि खाली इस तरह से नहीं कि खाली मदरसे खोल लिए जाए। हमारे अभी जो मेहमान साहब उन्होंने फरमाया था, ये बात कही थी कि ऐसे स्कूल खोले जाएँ जहाँ साइंटिफिक एजुकेशन हो। जदीद तालीम जब तक नहीं होगी तब तक हम कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो ये नहीं चाहती कि मुसलमान के बच्चे पढ़ें। उन्हें पता नहीं कि यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जौहर, उसमें सब समाज के लोग पढ़ते हैं, लेकिन नाम जो है मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको चलने नहीं दे रहे। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है, कोई फिलिस्तीन का समर्थन करके बोल रहा है तो उसके साथ जेल में भेजा जा रहा है, उसके साथ उस पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो ये तो गलत है। क्योंकि तुम यहाँ पे इल्म हासिल करने आए हो, तुम यहाँ पे जो है जलूस निकालने, हाय हाय वाय वाय के नारे निकालने नहीं है। उसका तरीका भी हो सकता था, आजकल तो जो है सोशल मीडिया है मौजूद है, आप अपनी बात उस पर लिखते तरीके से। इस वक्त जो आवाज़ उठाई गई थी वो भी इंसाफ के हक़ में थी कि जो फ़िलिस्तीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसी के लिए ये आवाज़ थी। लेकिन चूँकि हुकूमत का नज़रिया हमसे मुख्तलिफ है और हुकूमत आदमी के नाम, चेहरा और पोशाक देख के कार्रवाई करती है, तो इससे बचने के, इस कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए ये तरीका हो सकता है, वरना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मुसलमान जो है, ख़ास तौर से कह रहा हूँ मैं, नॉर्थ वालों को कह रहा हूँ कि तालीम को पायदान की तीसरी प्रायोरिटी पे रखता है, तीसरे नंबर पे तालीम को रखता है। पहले 2 नंबर पे उसकी दूसरी ज़रूरियात है, बच्चों की तालीम को तीसरे नंबर पर लाता है। तो जहाँ तालीम के बारे में सोच ही नहीं रहा तो तालीम कहाँ से आएगी, कहाँ से तरक्की होगी, ये हमारा अलमिया। जिस तरह से सर सैयद ने वो तालीम का चिराग रोशन किया, बहुत से एलिगेरियंस हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में, इस देश में भी अलग अलग शोबे में बहुत अपना काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कमी आज भी महसूस होती है। क्या उस चिराग को दोबारा रोशन करने की ज़रूरत है? आज यहाँ पर एजुकेशनिस्ट तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। सर सैयद डिनर के तौर पर आज के दिन एक प्रोग्राम रखा जाता है, बहुत से शहरों में, तमाम शहरों में ये प्रोग्राम, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी जहाँ भी एलिगेरियंस हैं वहाँ पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया जाता है। लेकिन क्या ये दायरा यहीं प्रोग्राम तक सिमट के रह गया है या फिर इससे कुछ हम सीख कर तालीम के मैदान में अपना किरदार अदा करते हैं? सर, जितने भी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं सब आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में आज भी मुसलमानों की ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, दलितों से भी ज़्यादा हाल बुरा है। दलितों को रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिल गया, शायद उस वजह से भी एक बहुत बड़ा जो है चेंज आया उनके तालीम में, सोशल स्टेटस में, लेकिन मुसलमान आज भी तालीम पे पिछड़ा हुआ है। वजह क्या आपको लगती है कि कहाँ हम चूक गए? सर सैयद ने जो राह हमें दिखाई थी, क्या हम उससे अलग हो गए? देखिए, ये जो तालीम का सिलसिला है ये सर सैयद से ही नहीं बल्कि उससे पहले से चलता चला आ रहा है। लेकिन कोई ना कोई आदमी पैदा होता है, एक शख्स एक सदी में एक पैदा हो जाता है, वो राह दिखा देता है। आज की तारीख़ में अगर हमको देखा जाए तो अगर हम समाज में जब रहना चाहते हैं और सबके बीच में रहना चाहते हैं तो हमको हर किस्म की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। ख़ास तौर से साइंटिफिक एजुकेशन हमको लेनी होगी। उस साइंटिफिक एजुकेशन का सिलसिला, उनका नज़रिया जो था सर सैयद साहब का, इस सिलसिले में था कि हमारा जो मीडियम है, हम दूसरों से कैसे बात करें। हम उर्दू तक महदूद रह जाएंगे या हिंदी तक महदूद रह जाएंगे तो हम वर्ल्ड में कैसे बात करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हमारा मीडियम इंग्लिश भी होना चाहिए। सर सैयद साहब की एक ये सोच थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए लोग समझते थे ये उनके खाली नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि वो उनकी सोच ये थी कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश की तालीम भी दें और साइंटिफिक एजुकेशन भी दें, तभी तो बराबरी कर सकते हैं किसी की भी। अगर हमारे पास साइंटिफिक एजुकेशन नहीं होगी तो हम कैसे कम्पीट करेंगे, दूसरों का मुकाबला कैसे करेंगे। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि खाली इस तरह से नहीं कि खाली मदरसे खोल लिए जाए। हमारे अभी जो मेहमान साहब उन्होंने फरमाया था, ये बात कही थी कि ऐसे स्कूल खोले जाएँ जहाँ साइंटिफिक एजुकेशन हो। जदीद तालीम जब तक नहीं होगी तब तक हम कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए आपका एमयू से ताल्लुक़ रहा है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो क्या दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को अलग अलग करके पेश किया गया और मदरसों का जो एक किरदार तालीम में होना चाहिए था उसका दायरा सिमट के रह गया? ऐसा है कि पहले सर सैयद ने रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त भी ये कोशिश की थी कि जो हमारे हाथ में जो तालीम होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे एक हाथ में साइंस की किताब हो और एक हाथ में जो कुरान शरीफ की तालीम हो और हमारे दिल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों से थोड़ी बहुत कमी उस वक्त मुखालफत उनकी हुई। वो हमारे जो जिनके हाथ में मजहबी तालीम थी उन्होंने इस बात को अदरवाइज़ लिया
और वहाँ से मुखालफत शुरू कर दी। मगर सर सैयद ने जब कुरान शरीफ को कहा, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो गॉड ऑफ नेचर कुरान शरीफ जो है वो नेचर के ख़िलाफ़ कोई बात है। अगर हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है तो ज़ाहिर है अल्लाह की किताब में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो अल्लाह की बनाई हुई हिकमत, अल्लाह की बनाई जो लॉ ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ हो। हमें ये मानना चाहिए। हम छोटी छोटी सी बातों को समझने में फ़र्क करते हैं। हमारा जो मकसद है वो यही होना चाहिए। सर सैयद ने ये चाहा कि किस तरीके से हम समझेंगे नहीं, हम अंग्रेज़ी जानते नहीं, हम अपनी बात कैसे करेंगे, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कैसे कर सकेंगे। पहले तो हमें एक आदमी समझना चाहिए था। आप ये देखिए, जब वो किताब लिखी गई, विलियम मेयो ने लाइफ ऑफ मोहम्मद पर लिखी, तो यहाँ पर और भी थे, बहुत उलमा थे। उलमा बेचारे जानते ही नहीं थी कि उसमें लिखा क्या है उस किताब के अंदर। वो इंग्लिश में किताब लिखी गई थी, जिन्हें मालूम ही नहीं था उस किताब में लिखा क्या है, तो वो कहते क्या, उसका जवाब कैसे दिया जाता। तो उन्होंने उसके बाद गए और इंग्लैंड गए, जहाँ पर हिंदुस्तान में पूरी किताबों का फुकदान था, वहाँ की लाइब्रेरी से मैसेज किया और उन्हीं इंग्लिश लिटरेचर से निकाला और उसी किताब को गलत साबित कर दिया। तो ये ज़रूरी है कि हम जब दूसरे से बात कर रहे हैं, ये दौर साइंस का दौर है। साइंस जो है खुदा के ख़िलाफ़ नहीं है। तो हम लोग जो लोग हैं, लोग ना समझी में इस बात को कह देते हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और हम अगर तरक्की चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस्लाम का नाम, मुसलमानों का नाम और कौम का नाम, मुल्क का नाम ऊँचा हो, तो यकीनन वो हम तालीम से ही हासिल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा इदारा जो कि नॉर्थ इंडिया में तालीम की एक मशाल है, उसने रोशन कर रखी है, जो बच्चे बहुत महंगी एजुकेशन नहीं ले पाते आके यहाँ पे लेते हैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि और दूसरे मज़हब मिल्लत के लोग होते हैं, कोई तफरीक नहीं की सर सैयद ने तालीम देने में। जो पिछड़ा था उसको बुलाया, गले से लगाया और तालीम दी। और तालीम के साथ एक तरबियत जो है ये इदारा देता है। लेकिन लगता है आपको कि आज उस इदारे को भी कुछ ना कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों को उठाकर या वहाँ के बच्चों को उठाकर वो एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो इदारे का एक वक़ार पहले था उसको हमारी वजह से ही कुछ नुकसान पहुँचा? देखिए, उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं है। हमें उस मिशन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए था, उसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए था। नॉर्दर्न इंडिया में सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, उसके बाद भी तो और जिम्मेदारी थी लोगों की। इसका फ़ायदा साउथ ने तो पूरा लिखा है। साउथ में जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कायम हुए, नॉर्दर्न इंडिया में ये हो गया। नॉर्दर्न जो सर सैयद के नाम पर उस वक्त पूरे हिंदुस्तान से लोग आया करते थे यहाँ पर, उन्होंने अपनी जगह जाकर उस मिशन को आगे बढ़ाया। यहाँ पर हम और आप सब लोग सब अलीगढ़ के ऊपर ही बैठे रहे, जबकि अलीगढ़ जैसी और भी ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों मतलब हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है सही माने में। और सर सैयद ने तो उस वक्त गरीबों की मदद की, गरीबों की पढ़ाने की। तो आज हमारे जो लोग जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं लोगों में बेदारी तो है। लोग सोच रहे हैं पहले से तो बेहतर हुआ है निज़ाम, मगर थोड़ी सी सोच को बेहतर समझें और अपने कुरान शरीफ को, मज़हब को अगर हम साइंसी अंदाज के अंदर, साइंसी तौर से समझें तो और बेहतर होगा। वो इस्लाम के मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा, आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा। लगता है कि कहीं ना कहीं इदारा, इतना बड़ा इदारा, कुछ पॉलिटिकल चीज़ों को लेके उसको टारगेट किया जा रहा है। एक शमा से शमा रोशन करने की कोशिश हुई थी, रामपुर में एक यूनिवर्सिटी कायम करी जा रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि वो इदारा उस तरह से नहीं अभी सामने आ पाया है। एक जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सर सैयद ने लोगों के सामने पेश किया। देखिएगा, जैसे मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान साहब ने बनाई थी, लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो ये नहीं चाहती कि मुसलमान के बच्चे पढ़ें। उन्हें पता नहीं कि यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जौहर, उसमें सब समाज के लोग पढ़ते हैं, लेकिन नाम जो है मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको चलने नहीं दे रहे। जबकि उसमें बहुत अच्छी MBBS की बिल्डिंग बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन उसमें अभी तक कोई किसी चीज़ की परमिशन नहीं दी। ये सरकार इस तरीके से, अभी हमारे यहाँ जो मेरठ के अंदर एक राजकीय इंटर कॉलेज है, हमारी सरकार में बना था, और उसका रिकॉर्ड ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा बच्चियाँ उस स्कूल के अंदर है। नहीं किसी में 50, किसी में 100, किसी में 200। आज बच्चियाँ फर्श पे पढ़ रही हैं और ये सरकार उनको फर्नीचर भी नहीं दे पा रही है। बताओ कि कहता है, एक तरफ ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये है कि वो सिर्फ एक मुस्लिम इलाके के अंदर आता है राजकीय इंटर कॉलेज, और उसके अंदर 2000 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं। रिकॉर्ड है यूपी के अंदर, किसी राजकीय इंटर कॉलेज में इतनी बच्चियाँ नहीं पढ़ती, लेकिन ये सरकार उसके अंदर बेंच भी डलवाना नहीं चाह रही है। लगता है कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम इदारा होने की वजह से भी इसे टारगेट किया जा रहा है, या फिर कमी हमारी है इसमें? क्योंकि मैं बज़ात खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा,
इसमें हमारी जो है हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा गलती है। एक्चुअली सर सैयद ने जो है जो जिस सोच के साथ जो है करके इसको कायम किया था, और शुरू में जो है मुसलमानों ने इसका फैज़ भी उठाया और बड़े आला और काबिल वहाँ से जो है लोग भी निकले, तो उन लोगों ने तो फैज़ उठाया, लेकिन उसके बाद जो है करके ये पॉलिटिक्स और जो है बहुत से लोगों के जहन में ये आना कि जो है हम यहाँ से जो है अपनी पहली सीढ़ी शुरू कर सकते हैं सियासत की। तो मुसलमान बच्चों और लड़कियों को जो है मेरा मशवरा यही रहेगा कि वो शुरू यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है तालीम का फैज़ उठाने के लिए आए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है किसी माशरे को जो है करके अब किसी सोसाइटी को, किसी कम्युनिटी को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो द फर्स्ट एंड द लीस्ट थिंग यू कैन डू, उनको डिप्राइव दैम ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई जो है, इवन सर सैयद अहमद का मकूला है कि जो माशरा जो है तालीम से जो है दूर रहता है उनमें क्राइम पैदा होता है, बेरोज़गारी पैदा होती है, और बेरोज़गारी जो है करके वो माँ है जुर्म की। तो बहुत से इशू हैं, एक जिन्ना का इशू पहले उठा, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है, अभी इज़राइल फ़िलिस्तीन वाले मामले पे उसको जोड़ दिया गया उन चीज़ों से। बहुत से ऐसे तलबा थे जो फ़िलिस्तीन की हिमायत में उन्होंने जुलूस निकाला, उन पे FIR तक हुई और उनको जो है गिरफ़्तार किया गया। तो ये चीज़ों को लेकर भी क्या इदारा सियासत का गढ़ बन जाता है या वो उससे टारगेट किया जाता है? सर सैयद अहमद ख़ान ने कभी जो है जुलूस नहीं निकाले, और ना उन्होंने हर बात का, हर जवाब का, हर चोट का, हर वार का जवाब जो है पढ़े लिखे इंसान की तरह दी। तो लोगों ने जो है उन पे जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और लोगों पे कुछ गलत बातें कही। तो ऐसा नहीं है कि सर सैयद अहमद कहने लगते कि जो है उनका ये है सज़ाए मौत दे दो और फलाना है, सर कलम कर दो, ऐसा नहीं। उन्होंने जो है उसका जवाब जो है उन्होंने किताब में छापा था। सर सैयद अहमद ने किताब में छाप के दिया पढ़े लिखे तरीके से। तो किसी भी ये एक जहनी आज़ादी है कि हर शख्स को जो है करके, मुझे लगता है कि फ़लस्तीन जो है उस पर जुल्म हो रहा है, आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि इज़राइल पे जुल्म हो रहा है, कोई कह रहा है कि जो है किसी पे जो है करके, तो एवरीवन हैज़ गॉट द राइट टू से देयर वर्ड्स। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि क्योंकि तुम यहाँ पे इल्म हासिल करने आए हो, तुम यहाँ पे जो है जलूस निकालने, हाय हाय वाय वाय के नारे निकालने नहीं है। उसका तरीका भी हो सकता है, आजकल तो जो है सोशल मीडिया है मौजूद है, आप अपनी बात उस पर लिखते तरीके से, किसी को बुरा भला कहने से, और मोरेवर आपको जो है पॉलिसी पता है आपके मुल्क की, तो उस हिसाब को लेके सोच के चलना चाहिए था। मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ख़ुद जो है फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी रखता हूँ दिल्ली, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही हैं उनको फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी थी। उन्होंने ऑलवेज़ फेवर्ड वेस्ट बैंक को एक्सेप्ट किया था उन्होंने। यासिर अराफात आया करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत डोनेशंस वगैरह दे गए हैं। सदर कैनेडी आए थे, उनके नाम से आज कैनेडी हॉल चल रहा है वहाँ पे। तो इट इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी, but we have to maintain the dignity and this thing, respect of the university. It is a source of education, not of politicization and other things. जैसा कि कहा है इन्होंने कि पॉलिटिक्स के लिए नहीं है इदारे, तालीम अगर हासिल कर रहे हैं तो तालीम से ही बच्चों को जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन क्या दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं वो असर नहीं करती उन बच्चों में? इससे मुझे थोड़ा इख्तलाफ है। कुछ हमारे मौजूदा दौर में और अब से पहले दौर में, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब रहे हों, चाहे आरिफ मोहम्मद खान रहे हों, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सहीद साहब रहे हों, ये सब प्रोडक्ट AMU के ही है। और पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के दायरे में। आपने जो भी फरमाया ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस टाइम आप जो इस बात का अपोज कर सकते थे कि इसराइल की तरफ जा रही है हमारी हुकूमत, इसका अगर आप वो कर सकते थे, लिख के मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजने के बहुत सारे तरीके थे, वो किए जा सकते थे। हमें हालात के मुताबिक, पॉलिटिक्स भी हालात के मुताबिक करनी चाहिए। पॉलिटिक्स, चूँकि इस वक्त पॉलिटिक्स करने का सही बात कहने का मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो अलावा FIR के कोई चारा नहीं है। तो ये तरीका बहुत अच्छा हो सकता था कि रिटर्न में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ UP को, CM ऑफ UP को, PM ऑफ इंडिया को लिख के इसका एतराज़ हो सकता था। ये है कि हम अपनी बात रख सकते हैं आज़ादी के साथ, हम एक आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं पे इज़राइल की हिमायत में बहुत से जो है वो जुलूस निकले, कहीं फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठ रही है। तो क्या है कि सरकार हमारी बैलेंस बना रही है, या फिर इन चीज़ों को उस नज़रिए से देखना चाहिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? देखो, जहाँ तक AMU का ताल्लुक़ है, AMU के जो स्टूडेंट यूनियन है हमेशा इंसाफ के साथ आवाज़ उठाती रही है, और इस वक्त जो आवाज़ उठाई गई थी वो भी इंसाफ के हक़ में थी कि जो फ़िलिस्तीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसी के लिए ये आवाज़ थी। लेकिन चूँकि हुकूमत का नज़रिया हमसे मुख्तलिफ है और हुकूमत
आदमी के नाम, चेहरा और पोशाक देख के कार्रवाई करती है। तो इससे बचने के, इस कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए ये तरीका हो सकता है, वरना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पूरा राइट है, वहाँ तक राइट है जहाँ तक दूसरे की नाक शुरू होती है, वहाँ तक फ्रीडम ऑफ राइट हाँ बिल्कुल है। और डिमॉन्स्ट्रेशन होने चाहिए, लेकिन हालात को देखते होने चाहिए। अब चूँकि बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, उनको FIR में नेम्ड कर दिया जाता। यहाँ का जुडिशल सिस्टम ऐसा है कि उससे निकलने में उनको 10-12 साल लग जाते हैं। तो हालात को देख कर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन भी है, लेकिन आप ऐसे लिखिएगा, आप रिटन में मेमोरेंडम दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपनी बात रखने के। क्या इससे आप सहमत हैं कि जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं आज के ज़माने में भी, और ख़ास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके जिस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, कभी मजहबी मामलात आ जाते हैं इसके सामने, क्योंकि आज सर सैयद डे है तो इसलिए हम MU के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। और अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए उसके हवाले से भी चीज़ें आएंगी सामने। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आज की जनरेशन के होने के हिसाब से आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, वो अदारा जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, कल भी इल्म की रोशनी बिखेर रही थी, आज भी बिखेर रही है और आगे भी इल्म की रोशनी बिखेरेगी। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात होती हो या हुई हो, कभी ऐसा नहीं रहा। हमेशा उन्होंने हक़ की आवाज़ को उठाया, और हक़ की आवाज़ को उठाना, हक़ के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं है। वो सिर्फ़ इल्म का इदारा है और इल्म ही बांटता है और इल्म ही बांटेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या लगता है कि नौजवानों को आज के माहौल के हिसाब से किस तरह से अपने जो है वो कदम उठाने चाहिए और कि हालात को देखते हुए क्या तय करना चाहिए? जिस तरह के आज के हालात हैं और जिस तरह की फ़िरका परस्त उठ रही हैं, तो उनके हिसाब से हम नौजवानों को बहुत आगे होके निकलना है और इन सब जो आज की जो हुकूमत है उनकी उस मंशा को भांपते हुए हमें यूनाइट होके आगे बढ़ना है। और यही नहीं मुस्लिम, मतलब तमाम जितनी भी कौम हैं और जितने मज़हब हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। जैसे कि आज सर सैयद डे बनाया जा रहा है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि वही जैसे अभी आपने शुरू में कहा था कि जिस मकसद को लेके वो चले थे वो पूरा नहीं हो रहा है, वाकई वहाँ कहीं ना कहीं अड़चन आ रही हैं। उसकी अड़चन यही है कि सबसे बड़ी तो हुकूमत आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह रामपुर में जो जोहर यूनिवर्सिटी के साथ किया गया, वो क्या था, वो सिर्फ एक जानबूझकर एक इंटेंशनली किया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी लग रही थी, जबकि उसमें ऐसा नहीं था। वो सभी मज़हबों को साथ और सभी कौम को साथ लेकर चल रही थी। अब जैसे अब आजकल का दौर आप देख रहे हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन का, एक हमारी हुकूमत इजराइल को सपोर्ट कर रही है। पूरी दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीन के साथ क्या हो रहा है, वो बिल्कुल निहत्ते हैं। और उन पर इजराइल के पास देखिए आपके उनके मॉडिफिकेशन उन पास वेपन्स हैं। और बल्कि शुरू में सबको मालूम है हिस्ट्री में क्या हुआ है, फ़िलिस्तीन ने ही उन लोगों को जो है शेल्टर दिया था, उनको जो है पनाह दी थी। और आज देखिए, बल्कि आज की एक खबर ये भी है कि वहाँ इजराइल की ही वहाँ की अवाम इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है कि आप फ़िलिस्तीन पर इस तरह के हमले बंद करें। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है, कोई फ़िलिस्तीन का समर्थन करके बोल रहा है तो उसके साथ जेल में भेजा जा रहा है, उसके साथ उस पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो ये तो गलत है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई कुछ बोल रहा है और हक़ की बात बोल रहा है तो उसे बोलने देना चाहिए, मेरा यही कहना है। ठीक है बक भाई, एजुकेशन की जब बात की जाती है, आपको लगता है कि हम वो पुरानी रिवायतों में उलझ कर रह गए और जो काम आज होना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रहा है? जैसे कि सर सैयद ने जिस तरह से मॉडर्न एजुकेशन को लेके उनको 19वीं सदी में ये समझ में आ गया था कि मॉडर्न एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है, तो दीनी और दुनियावी तालीम को उन्होंने अलग नहीं किया, साथ लेके चले और तालीम के साथ तरबियत दी। वो इदारा तरबियत भी देता है। लगता है आपको कि बहुत बड़ी एक कमी आज के ज़माने में है और ये हमारी कौम व मिल्लत की कमी है कि हम उस तरह का दूसरा इदारा कायम नहीं कर पाए? कुछ एक इदारों का नाम छोड़ दें, साउथ में कुछ इस पे काम हुआ एजुकेशन पे, लेकिन नॉर्थ अभी भी जो है वो खाली है। देखिए, असल बात यह है कि सर सैयद का जो पैगाम था वो एक तरफा नहीं था कतई भी। सर सैयद ने कहा था कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है जिसकी दो आँखें हैं। सर सैयद का विज़न एकता का था। सर सैयद ने कहा था कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है जिसकी दो खूबसूरत आँखें हैं, अगर इनमें से एक भी आँख ख़राब हो जाएगी तो दुल्हन बदसूरत बन जाएगी। तो सर सैयद ने तो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेने की कोशिश की है। और ये भी आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहला ग्रेजुएट जो निकला था वो गैर मुस्लिम था, ये भी एक रिकॉर्ड है।
तो अब सवाल ये है कि सर सैयद के मिशन को हम क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी सर सैयद ने एक विज़न दे दिया, एक मिसाल कायम कर दी। अब दिक्कत ये हो रही है कि नॉर्थ में, जिसका आपने तज़किरा ख़ास तौर से नॉर्थ का अगर आप डेटा इकट्ठा करेंगे तो यहाँ तालीम जो है गैर तालीम याफ्ता लोगों के हाथ में जा रही है। जितने भी यहाँ के इंटर, पूरे यूपी में उठा के देख लीजिए, हर जगह ये प्रॉब्लम है कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे जो इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ की मैनेजमेंट के ऊपर वो लोग गालिब हैं जो गैर तालीम याफ्ता, जिनका तालीम पॉलिटिक्स है, बिरादरीवाद है, इस हिसाब से उन्हें मैनिपुलेशन करके उस पर काबिज हो जाते हैं और इदारे का फ़ायदा नहीं देखते। तालीम का मेयार गिर जाता है और बजाय इसके कि वो नया वो कॉलेज डिग्री कॉलेज बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए, वो हाई स्कूल से बदतर हो जाता है। ये हमारी अपनी कमी है। सरकार से हम तवक्को करते हैं, सरकार तो दे रही है, सरकार ने कभी मना नहीं किया, वो एड भी देती है और अच्छे काम आप स्कूल कायम करना चाहते हैं, कॉलेज कायम करना चाहते हैं, वो आपको मिलेंगे। लेकिन सवाल ये कि आपका इरादा क्या है। आप चाहते, मुसलमान जो है, ख़ास तौर से कह रहा हूँ मैं, नॉर्थ वालों को कह रहा हूँ कि तालीम को पायदान की तीसरी प्रायोरिटी पे रखता है, तीसरे नंबर पे तालीम को रखता है। पहले 2 नंबर पे उसकी दूसरी ज़रूरियात है, बच्चों की तालीम को तीसरे नंबर पर लाता है। तो जहाँ तालीम के बारे में सोच ही नहीं रहा तो तालीम कहाँ से आएगी, कहाँ से तरक्की होगी, ये हमारा अलमिया है। तो इस वजह से हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। यही एक हल है हमारे पास कि हम कौम इसको सोचे और कौम के कायदीन, ख़ास तौर से जो सियासी रहनुमा हैं, वो पॉलिटिक्स करें लेकिन फलाही काम को भी करें। फलाही काम नहीं करते हैं बस। तालीम का इदारा कायम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको बाकायदा बचा के रखना और उसके ज़रिए तालीम को आगे बढ़ाना, ये एक बड़ी मेहनत का काम है, ये बड़ी जद्दोजहद का काम है। लेकिन आज जबकि तालीम को सिर्फ प्रोफेशन से जोड़ दिया गया है, तो आज के तालीमी इदारे बड़े लोगों की मदद से नहीं बल्कि बच्चों की फ़ीस से चल रहे हैं और यही एक सबसे बड़ी कमी हमारे सिस्टम की है। सर सैयद ने जब इस इदारे की नींव रखी तो उन्होंने झोली फैलाकर लोगों से चंदा मांगा था और उसके बाद ये इदारा कायम किया था। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमाम कोर्स हैं जो लाखों रुपए फ़ीस दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में ली जाती हैं, वहाँ चंद हज़ार रुपए में बच्चे वो कोर्स कर लेते हैं। ज़रूरत है कि इस नहज पे हम आगे बढ़ें, तभी हम किसी इदारे को बहुत लंबे वक्त तक कायम रख पाएंगे और उसके ज़रिए तालीम की मशाल को रोशन रख पाएंगे।